हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसबी फिजिक्स क्लास। ये एटम का सेकंड वीडियो है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल विथ लिमिटेशंस, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोहर्स मॉडल, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स, energy of the electron and wavelength of wave that the radiation emit by an electron। इन सब चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे। पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया तो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया, और जब न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया तो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, क्योंकि जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थे वो जे थॉमसन कुछ भी नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था तो उन्होंने क्या बोला कि एटम कंसिस्ट ए स्मॉल स्पेरिकल पार्ट जिसपे उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास सेंटर्ड रहता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं हो सकता, मोर देन वन भी हो सकते हैं, परंतु ये सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। अच्छा, रिवॉल्व होने के लिए सर्कुलर मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा तो फिर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इस अट्रैक्शन से उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, तो वो सर्कुलर मोशन करता रहता है। परंतु सर्कुलर मोशन करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन वर्क करता है। वर्क करता तो रदरफोर्ड ने सोचा जब इलेक्ट्रॉन वर्क करता तो क्या करेगा, तो उन्होंने कहा वो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करेगा। तो सर्कुलर मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता है। अब एक बात सोचिए आप जरा, क्या इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इमिट करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए? सबके पास एक लिमिट होती है ना एनर्जी की। वो एनर्जी इमिट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और पता है वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस पे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं होके वो कुछ स्पाइरल पाथ पे रिवॉल्व होगा। जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका पाथ, उसकी रेडियस कम होती चली जाएगी, और एट लास्ट वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर ये ऐसा होता नहीं है। रदरफोर्ड से पूछा कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, आपका एटम तो स्टेबल है ही नहीं। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था। फिर सेकंड, आपको पता है, आप लोग सब जानते हैं ये कि कोई भी एटम लीनियर स्पेक्ट्रम देता है। लीनियर स्पेक्ट्रम देता मतलब ब्लैक सराउंडिंग्स पे ये लाइंस आती हैं, यानी कि एटम कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करता है, एटम रुक रुक के एनर्जी इमिट करता है। और जब एटम रुक रुक के एनर्जी करता है तो फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता। परंतु यहां रदरफोर्ड ने क्या बोला कि वो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता रहता है, और जब वो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता रहेगा तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आएगा। ये तो नहीं होता। एटम तो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, एटम तो लीनियर स्पेक्ट्रम देता है, और ये दोनों ही बातें रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इनका मॉडल फेल हो गया। जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ ना, उसी समय मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और रदरफोर्ड ने वेल नेचर बताया कि एवरी पार्टिकल पॉसेस ए वेव्स, यानी हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। उसे मैटर वेव बोला था डी ब्रोगली ने। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और बोहर का एटॉमिक मॉडल बोहर के एटॉमिक मॉडल समझने से पहले एक और बात बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व होते हैं जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं। तो इस मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी बोला। परंतु क्यों बोले यार, ये तो फेल हो गया था ना, इसलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। अब हम यहाँ पे जो हेडिंग हमारी डली हुई है सेकंड नंबर,
ये वाली बात कि बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम विथ रेडियस। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और इसे हम एम बी मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कहते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम है। तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? तो क्लासिकल वेव थ्योरी में जब डी ब्रोगली ने ये बात बोली कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, तो फाइनली जब न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ये एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, और ये वेव है ना इंटीजर नंबर में होती है। मतलब या तो वो देखिए आप, ये एक वेव n इज इक्वल टू 1, यदि n इज इक्वल टू 2 कर लें तो ये और ये, यानी कि 2 वेव्स हो गई। n इज इक्वल टू 3 कर दें तो ये हो गई 3 वेव्स। मतलब हर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। 1.5 नहीं हो सकती, 3/4 नहीं हो सकती, इंटीजर नंबर वेव एसोसिएटेड रहती है। तो ये इन्होंने बोला, ये स्पेशल बात थी जो कि बोहर ने कही, और उन्होंने क्या बोला कि किसी भी पर्टिकुलर रेडियस, कोई सी भी रेडियस ले लें, हम इसे आर बोल दें, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो गई 2πr। तो सरकमफ्रेंस में अब हमें नहीं पता कि ये ऑर्बिट ये है कि ये है कि ये, कोई सा भी ऑर्बिट हो सकता है। बट एक और स्पेशल बात, एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और नोट आपको कर लेना चाहिए, और वो जो बात है वो ये है कि बोहर के जो ऑर्बिट थे, जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था, उन ऑर्बिट को बोहर ने एनर्जी लेवल बोला, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल बोला। तो इन ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोला, मतलब इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। ये बात बोहर ने बोली। तो पता है उन्होंने क्या बोला कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये पूरी सरकमफ्रेंस हो गई, मतलब ये पूरा हो गया। यदि आर की बात करें तो ये एन लैम्डा, मतलब कितनी वेव एसोसिएटेड हो सकती है, एन वेव्स एसोसिएट हो सकती है, और एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। और पता है डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली ने बोला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपान m v। देखिए ना, ये डी ब्रोगली ने बोला था, मैटर वेव्स के लिए बोला था। ये लैम्डा की वैल्यू यहां पे आप पुट अप कर दीजिए, तो देखिए आप 2πr इज इक्वल टू हो जाएगा NH अपान MV। MV को इधर ले आओ और 2π को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा MBr इज इक्वल टू NH अपान 2π। MBr का मतलब मालूम है आपको, एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है हमने, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा NH अपान 2π, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे? स्टेशनरी ऑर्बिट में, ऑलवेज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपान 2π। ये था बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब हर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपान 2π, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये थी आपकी बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक रिजल्ट लेके आए। अब हम यहां पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोहर का मॉडल। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया एंगुलर मोमेंटम का, तो फिर अब हम बात करेंगे यहां पे बोहर मॉडल। पूरे टाइम अब आप यहां पे सेंटर्ड होंगे बोहर मॉडल पे। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है यार, रदरफोर्ड ने भी यही बोला था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि सेंट्रल पार्ट होता है, उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास भी रहता है, तो न्यूट्रॉन बोल दें,
और उसके चारों तरफ ये स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि एनर्जी लेवल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन फिर वही बोल दें जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने रिवॉल्व होंगे। तो ये पहली बात बोहर ने बोली थी इसे न्यूक्लियस की, जो कि रदरफोर्ड डिस्कवर कर चुके थे। सेकंड नंबर उन्होंने बोली थी जो है हमारे पास क्वांटम कंडीशन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनने बोला कि किसी भी ऑर्बिट जो कि स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं उसमें रिवॉल्व होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पे H है प्लैंक कांस्टेंट, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2π होता है। तो बोहर ने स्पेशल क्या बताया, बोहर ने विशेष बात क्या बताई, बोहर ने ये बताई कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो वो उसी ऑर्बिट में रहता है जब तक कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करे या जब तक कि वो एनर्जी इवॉल्व नहीं करे। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, परंतु कंडीशन क्या है, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी इवॉल्व करेगा। एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और इवॉल्व करके लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कब करते हैं ऑर्बिट से, जब वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या फिर वो एनर्जी इवॉल्व करेंगे। तो ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, तीसरा पॉइंट था जो ना, ये स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बोहर का ही था कि जो ऑर्बिट होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था, E इज इक्वल टू एच न्यू। H कांस्टेंट है यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, यानी जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी यदि हम बोहर की अगली बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन 4 नंबर पे हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये बोहर की 4th नंबर की बात थी। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी लेवल में या अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी या तो इवॉल्व करता है या एब्जॉर्ब करता है। यानी हायर एनर्जी लेवल EH, लोअर एनर्जी लेवल EL। तो पता है जो यहां पे इन दोनों का EH माइनस EL ये हो जाएगा H न्यू, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में होता है। मतलब यार ये हम यहां पे लिख सकते हैं ना, EH माइनस EL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। हम यहां से H हटा दें तो जब भी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक किसी इलेक्ट्रॉन को जाना होता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन H न्यू एनर्जी या तो इवॉल्व करता है या एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इवॉल्व करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये था बोहर का कॉन्सेप्ट। लिमिटेशंस भी हैं बोहर की। तो पहली बात तो ये है कि जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन टाइप का, उसके लिए ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट की बात की है, परंतु कई बार है ना इलेक्ट्रॉन थोड़े से, जैसे ये ऑर्बिट है ना, तो कभी इलेक्ट्रॉन इधर कभी इलेक्ट्रॉन इधर भी मिल जाते हैं। वो एक समरफील्ड की थ्योरी थी इलेप्टिकल पाथ वाली, वो थ्योरी यहाँ पे हम बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। पता है इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर और थोड़े इधर हो जाने का मतलब भी आप समझ लीजिए कि जब कोई ऑर्बिट होता है तो ऑर्बिट एक पर्टिकुलर रीजन होता है और उसमें छोटे छोटे एनर्जी लेवल होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है SPDF, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल।
तो वो आगे या पीछे हो सकते हैं। इनके बारे में बोहर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। जीमन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जीमन इफेक्ट का पता है मतलब क्या है? कि जब कोई स्पेक्ट्रमी लाइन मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है तो वो छोटी छोटी कई लाइन में बदल जाती है। ये बात जीमन इफेक्ट की थी, इसे भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, परंतु इसके बावजूद बोहर का मॉडल सबसे सफल मॉडल था और इसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स में इन्वॉल्व करके आज तक हम बोहर की ही बात करते हैं। तो ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल। हम ये आज के वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। अब हम निकालते हैं रेडियस, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस। अच्छा, एक बात पता है ना, सर्कुलर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन और सर्कुलर मोशन की बात करता है। यहां पे रेडियस हम हेडिंग डाल ही देते हैं, रेडियस। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो हम कोई सा भी एक, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है Ze। जेड एटॉमिक नंबर, मतलब उतने प्रोटॉन हो सकते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, और उसके चारों तरफ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस ई है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स ने कहा कि इससे मिल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना इवॉल्व करता है। यानी इलेक्ट्रॉन घूम कब पाएगा? जब सेंटीपिटल फोर्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, यानी उसी कंडीशन में ये ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। तो ऑर्बिट आपको मालूम है स्टेशनरी है, और स्टेशनरी कब होगा? व्हेन, जब सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और यदि ये नहीं होगा तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं, परंतु बोहर के ऑर्बिट तो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, तो वो घूमते हुए एनर्जी लूज या एब्जॉर्ब नहीं करता। तो सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे k ले लेते हैं, k का मतलब 1/4πε0, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो k, दोनों चार्ज कितने? Ze और E, ये हो जाएगा Ze × E/r²। कूलम्स लॉ से ये हमने यहाँ पे दिया। देखिए भैया, इस r से ये r काट दीजिए और यहाँ पे इस r को इधर ले आइए, तो r = हो जाएगा kZe²/mv²। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल लेते हैं। क्या थी क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ बोहर? बोहर ने क्या बोला था? ये है बोहर कंडीशन या कॉन्सेप्ट कि mvr = h/2π NH/2। यहां से r = आ जाएगा NH/2πmv। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड r हैं, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे? देखिए, रेडियस तो फाइंड करना चाह रहे हैं, परंतु हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगी, और एनटीए भले ही छुपी हुई चीजें पूछते हैं। हाँ, तो देखो जरा, फर्स्ट में r की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? NH/2πmv = k z एटॉमिक नंबर E²/mv²। इस v से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आप देखिए v = क्या आएगा? v को इधर ले आओ, बाकी सबको सामने पहुंचा दें, तो v = हो जाएगा kZe²/, ये m से ये m भी कैंसिल हो जाएगा, अपान में आ जाएगा, ये भी इधर आ गया, तो NH नीचे 2π ऊपर, तो अपान में हो जाएगा NH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2π। और ये हमें निकल आई वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। इसे और थोड़ा सा अच्छा करके लिख दो, तो v हो जाएगा 2π kZe²/NH। वेलोसिटी
रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी होती है, और इस v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, मतलब ये वैल्यू v की हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए आप क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड हम यूज कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई m, और v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच है, तो एन एच ऊपर चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा m, ये 4 पाई स्क्वायर हो गया, m हो गया, और k जेड ई स्क्वायर, ये है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए यदि हम बात करें, हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 होता है, तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k ई स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। और देखिए सबसे पहले ऑर्बिट के लिए ये तो r आ गया है, सबसे पहले ऑर्बिट के लिए, और हाइड्रोजन के लिए बात करें तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये केवल हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि उसमें तो एक ही ऑर्बिट होता है। जब हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है तो r इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब 1 है, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर, इसे r नहीं बोल के r नॉट बोलेंगे। सभी की वैल्यू हमें पता है, प्लांक कांस्टेंट हमें पता है, पाई 3.14 रख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, के प्लेस पे 9 इंटू 10⁻⁹ रख सकते हैं, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे। ये सब रखने के बाद जब हम आर नॉट फाइंड करेंगे तो ये जो आर नॉट होगा वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉन, इनके फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके नोट्स भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अब हमें अगला टॉपिक बचा है, हमने ये रेडियस वाली बात भी यहाँ पे कर ली है, और ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी फाइंड करनी है। चलिए भाई, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी फाइंड करते हैं, वो तो रफ करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जब एनर्जी होती है तो कौन कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यानी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एनर्जी, और एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होगी, के ई प्लस पीई, यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस जेड ई इंटू ई। जेड ई प्रोटॉन से पूरे माइनस होगी क्योंकि वो बॉन्डेड है इसलिए, अपॉन आर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और अभी पिछला डेरिवेशन में हमने निकाला था एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, पिछले डेरिवेशन में था, मतलब एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो E इज इक्वल टू 2r, एलसीएम ले लिया, जेड ई स्क्वायर मतलब 2ZE स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये एनर्जी थी, माइनस साइन मतलब बॉन्डेड है वो इलेक्ट्रॉन, ये बोलता है ये माइनस साइन, और ये बात आपको याद रखना है।
अब r की वैल्यू हम रख दें, जो अभी हमने रेडियस निकाली थी वो वैल्यू रख दें। तो r इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू हम इस r की यहां पे रख दें तो e इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, और r के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में नीचे जाने की जगह ऊपर ले जाइए 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, और सॉल्व कर दीजिए e इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर का मतलब e की पावर 4 जेड, और ये आपका हो जाएगा एम के, और अपान आपका आ गया 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इस 2 से ये 2 काट भी दीजिए, कुछ बचा तो नहीं है, e पावर 4 एम के जेड ये हमारे पास आ गया। तो एनर्जी E इज इक्वल टू कितनी आ गई, माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड ई पावर 4 एम के मतलब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भूलना नहीं है उसे, अपान हो जाएगा n स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये एनर्जी है, ये जेड स्क्वायर होगा, ये जेड स्क्वायर होगा, सॉरी जेड इंटू जेड होगा ना, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब वो जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन थी ना, वो हमें लगता है कि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर समझना। वी नो दैट, यू नो दैट, हाँ हमने पढ़ा है आज ही के डेट में, आज ही के वीडियो में पढ़ा है कि एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये अभी थोड़ी देर पहले क्वांटाइज, ये इसमें पढ़ा था बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। देखिए भैया E की वैल्यू है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर एटम के लिए तो कांस्टेंट होता है, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट, K कांस्टेंट, N कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, और नहीं एन ऑर्बिट बदलेगा तो ये भी बदलेगा, E2 में N2 आ जाएगा और E1 में N1 आ जाएगा, माइनस साइन है। चलिए तो एच न्यू इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक चीज देखो, केवल यहाँ पे N2 आ जाएगा और यहाँ पे N1 आ जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा और E2 माइनस हो जाएगा, मतलब N2 इस तरफ आएगा और N1 इस तरफ। तो हम यहाँ पे सीधा जो कॉमन हो सकते हैं वो कॉमन लेके लिख रहे हैं, 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम के अपान एच स्क्वायर, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हमारे पास एच न्यू इज इक्वल टू आ गया। ये दोनों में कॉमन थे, हमने बोला था ना ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, n1 प्लस में आ गया और n2 माइनस में आ गया, ये एच न्यू इज इक्वल टू होता है। अब देखिए आप जरा, हमें मालूम है कि C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो न्यू इज इक्वल टू C अपान लेमडा होता है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा HC अपान लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम के अपान एच स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब 1/λ, हमें तो वेवलेंथ की बात करनी थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल ही ली थी, अब हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। सॉरी आपको पहले नहीं बताया, ये 6 और लास्ट टॉपिक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, और बहुत से न्यूमेरिकल होंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल होंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर था, नेक्स्ट में न्यूमेरिकल होने वाले हैं, इसे सॉल्व करिए। तो 1/λ इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, जेड को भी यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ई की पावर 4 एम के अपान सी एच क्यू। क्यों भाई, क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि जेड अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होता है, तो हमने इसे अलग लिख दिया जेड स्क्वायर। और पता है ये सब कांस्टेंट हैं, ये पूरे के पूरे कांस्टेंट हैं, और इस कांस्टेंट को हम आर एच, कुछ लोग आर भी लिख देते हैं, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच, ये आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ हमें मिली है, और ये भी आपको पता है ना 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार। न्यू बार को क्या बोलते हैं? न्यू बार को वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर यानी न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और हाइड्रोजन के लिए भी तो निकालना पड़ेगा, तो फॉर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू RH, 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, और RH रिडबर्ग कांस्टेंट RH इज इक्वल टू होता है 1.0973 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन कर लिया, रदरफोर्ड की बात कर ली, लिमिटेशन भी निकाल दी हमने, फिर बोहर की भी बात की, बोहर से हमने इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाली, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो हमारा बचा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें यहां पे करना है, और वो आपको JEE एडवांस के लिए काम पड़ेगा। तो देखो जरा वो बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें करना है, और जितनी करने वाली बात है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और न्यूमेरिकल की भी नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल भी हम बहुत से करने वाले हैं। अच्छा, ये लाइव क्लास है, न्यूमेरिकल हम स्क्रीन टाइम पे करेंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आदि निकाला हमने, तो v इज इक्वल टू 2 पाई के ZE स्क्वायर अपान NH। Z इज इक्वल टू 1, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन महाराज के लिए Z इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 2 पाई के E स्क्वायर अपान NH। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई के E स्क्वायर अपान CH कर देते हैं, और पता है यहां पे C अपान n बाहर ले लेते हैं। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, ये CH हो गया। पता है ये कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को अल्फा बोलते हैं, अल्फा C अपान n। n नंबर ऑफ ऑर्बिट, C स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस अल्फा को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा इज इक्वल टू फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये अल्फा है। तो और अल्फा की वैल्यू भी फिक्स है, अल्फा की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। पता है अल्फा इज इक्वल टू निकालते हैं, इन सब की वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/137 होता है। अल्फा इज इक्वल टू 1/137 होता है, तो v इज इक्वल टू 1/137 इंटू C अपान n। और देखिए आप जरा, यदि n इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा C अपान 137, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान 137। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।